सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का। ये तो हमें पता ही है, लेकिन आज हमारा मेन फोकस रहेगा एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पे और क्या क्या अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्या है, हमारा सिलेबस है एग्रीकल्चर हेरिटेज का और ऑलरेडी हम लोगों ने ये वाला पोर्शन कवर कर लिया। आज हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या है एग्रीकल्चर के। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला इधर एक चार्ट दे रखा है, क्लासिफिकेशन का चार्ट है। यहाँ पे मैंने 4 बेसिस पर डिवाइड कर रखा है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है हमारे रिसोर्स का, तो 2 टाइप में आ जाता है, एबायोटिक, बायोटिक। उसके बाद एग्जॉस्टिबिलिटी, कौन सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, तो एक इसमें भी 2 टाइप होते हैं हमारे, रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। आगे पढ़ेंगे हम। ओनरशिप की बात करें तो हमारे 4 टाइप्स आ जाते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड स्टेटस डेवलपमेंट की बात करें तो 3 तरह के होते हैं, पोटेंशियल, डेवलपमेंटल एंड स्टॉक्स। आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस पे, मतलब क्या हाल चल रहे हैं डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले आता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि अभी तक उनके फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं। मतलब हमें पता है कि एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, लेकिन उसे फुल पोटेंशियल पे हम यूज़ ही नहीं कर रहे। जैसे कि हमारी विंड एनर्जी या फिर हमारी सोलर एनर्जी है ना, सन से जो मिलती है। ठीक है, विंड एनर्जी जो हवाएं चलती हैं उसको एज कन्वर्ट करा जाता है एनर्जी में, है ना। और सोलर मतलब जो सन से हमारी हीट आती है ना, लाइट आती है, उसको यूज़ करके सोलर प्लेट्स जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, इनका यूज़ करके कैसे हम एनर्जी जनरेट करें। तो इसको फुल पोटेंशियल, हमारे पास मैकेनिज्म है, हमें पता है ऐसे होता है। उसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों के घरों में सोलर प्लेट्स रखी हुई हैं, लेकिन उसका अभी भी फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात करी गई है, विच आर प्रेजेंट इन अ रीजन बट नॉट यूटिलाइज फुल्ली। एग्जाम्पल, राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट का, जो कि अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, तो पोटेंशियल हमेशा तब यूज़ वर्ड होता है जब हमारा वर्ड आता है साथ में अंडर यूटिलाइज्ड, मतलब अभी फुल पोटेंशियल पे उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। सेकेंड आता है हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं, याद रखना, प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम लगातार सर्वे करते हैं कि सही चल रहा है कि काम नहीं चल रहा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं, टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी देखते हैं। तो मतलब अब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब हमने एक ऐसे रिसोर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया है। अब बस बेसिकली काम है हमारा मैनेजमेंट का, तो मैनेज करते रहते हैं हम, तो वो डेवलप्ड रिसोर्सेज हो जाते हैं, जैसे हमारे न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम स्टॉक्स पे। स्टॉक्स वो एनर्जी होती है जो कि हैव अ वेरी मच पोटेंशियल, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अबेंडेंस में है। हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, अबेंडेंस में है, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसका हमारी ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करने का। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट आता है कि अभी भी हमारे पास साइंटिफिक कोई मेथड नहीं है, साइंटिफिक या फिर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुल्ली यूज़ करने के लिए, है ना। यहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि पोटेंशियल में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन उसे अभी भी फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं करा जा रहा। स्टॉक्स में क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमें पता है पानी किस किस से बनता है, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करके हमारी ह्यूमंस की नीड के लिए सेटिस्फाई करें, तो ये हमें नहीं पता अभी भी। सेकेंड आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे तो 2 बताए थे, बायोटिक होता है, बायोटिक वर्ड हैव बायो इन इट, मतलब बायो मतलब होता है लिविंग। तो यहाँ पे जो भी हमारे रिसोर्स होंगे सब लिविंग होते हैं। तो जो भी लिविंग रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे बायोस्फीयर से ड्राइव होते हैं, जिनके अंदर लाइफ होती है, उन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम खुद एज हम लेबर यूज़ होते हैं। ठीक है, लेबर जब यूज़ करे जाते हैं तो उसे रिसोर्स कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, फ्लोरा, फौना, है ना। फ्लोरा मतलब क्या होता है, हमारे वेजिटेशन को कहते हैं। फ्लोना जो होता है मोस्टली एनिमल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है वर्ड। ठीक है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सब के लिए। ठीक है, एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये कंपोज्ड होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के, जैसे कि रॉक्स, मेटल। तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिन्हें यूज़ करा जाता है एज अ पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है,
उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी में मैंने दो बताए थे, एक था हमारा रिन्यूएबल और दूसरा था हमारा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब होता है रिन्यू, इस किससे आया है ये वर्ड, रिन्यू से। रिन्यू मतलब बार बार नया करते रहो उसे घुमा घुमा के, तो मतलब इसे हम रीयूज कर सकते हैं, बेसिकली रीयूज जिसे करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल में हमारा आता है दैट कैन बी रिन्यूड एंड रिप्रोड्यूस इन फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस। याद रखना, हम लोग रिन्यू किस चीज़ के बेसिस पे कह रहे हैं, रिन्यू हम उसे फिजिकली रिन्यू कर सकते हैं, केमिकली रिन्यू कर सकते हैं, मैकेनिकली रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सोलर, हमारा जब तक धरती है तब तक, हमारा कब तक धरती है, जब तक सन है, ठीक है। तो सन रहेगा तो हम लगातार सन को यूज़ कर सकते हैं, सोलर, ठीक है। विंड एनर्जी, हवा हमेशा चलती हैं, ठीक है, एयर रहेगी। वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट क्या करते हैं, पानी का यूज़ करके टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन घूमने से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। वाटर, हाइड्रो पावर प्लांट अभी भी फुल पोटेंशियल पे अपने काम नहीं करे, इतने सारी वाटर बॉडीज होने के बावजूद भी। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इनका भी यूज़ करा जाता है। नॉन लिविंग रिसोर्सेज, नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो कि बहुत सालों के बाद बनते हैं, मतलब बहुत सारा जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, हम लोगों ने पढ़ा वेदरिंग प्रोसेस, राइट। वेदरिंग प्रोसेस में क्या पढ़ा था, ब्रेक डाउन होता है हमारी रॉक्स का बाय द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस, और वो हमारी मिनरल में चेंज हो जाती हैं। वो हमारी किस में चेंज हो जाती है, मिनरल में। वे मिनरल हमारे काफ़ी काम के होते हैं। मिनरल्स का हम यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज़ करते हैं, है ना। हमारा पेट्रोल हो गया, पेट्रोल तो पता ही है, हमारा व्हीकल्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। मिनरल जैसे कि यूरेनियम, है ना, प्लूटोनियम, ये सब यूज़ होते हैं इनवेयर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। अदर रिसोर्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल। अब इनमें से हाँ एक चीज़ आ जाती है, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ होते हैं हमारे रिसाइकल करे जाते हैं नॉन रिन्यूएबल में भी, और कुछ नहीं करे जा सकते, ठीक है। रिसाइकल जैसे कि मेटल्स रिसाइकल करे जा सकते हैं और फॉसिल फ्यूल्स नहीं करे जा सकते। लेकिन इसमें की पॉइंट ये आता है, मेटल्स आप रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारा लॉन्ग टाइम, लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस। लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद ये हमारा हो पाता है, तो तब तक तो हम मर जाएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन ही इन्हें यूज़ कर पाएंगी। तो ऐसा करना कौन चाहता है, सब ख़त्म कर दो फिर हम गेम खेलेंगे, राइट। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, रिसोर्स को यूटिलाइज करो प्रॉपर तरीके से अपने लेवल पे, ठीक है। अब आता है हमारे पास ओनरशिप। ओनरशिप में आती है सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज। पहले क्या, अभी भी कई हमारे जगहों पर क्या है, प्राइवेट ओन लैंड्स हैं, प्राइवेट ओन लैंड्स पे ही खेती करी जाती है, उन पे ही कंस्ट्रक्शंस होता है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, वो खुद का एक इंडिविजुअल का रिसोर्स है, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्स क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ज़मीन है, ऑब्वियसली है हम पे एक ज़मीन, लेकिन वो प्राइवेट ओन्ड है, ठीक है। आप अब शाहरुख खान की ज़मीन पे जाके नहीं बोल सकते ना ये मेरी ज़मीन है, वो प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कम्युनिटी ओन्ड, मतलब कई कम्युनिटीज़ जो एक सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उन्होंने एक जगह बनाई है और वो सब यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विलेज इज़ अ कॉमन एरिया, कोई ये नहीं बोल सकता ये मेरा गांव है, वो मेरा गांव मतलब होता है वो बिलोंग करता है, बिलोंगिंग है, ठीक है। ये नहीं है वो उसने खरीद लिया है, ठीक है, तो कम्युनिटी बनाई है। पब्लिक पार्क्स में जाके आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी जगह है, ऐसा नहीं होता, वो पूरा एक सोसाइटी ओन करके रखती है, कम्युनिटी ओन करके रखती है। थर्ड आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में जैसे कि हमारे मिनरल, वाटर, फॉरेस्ट हमारे जो हैं नेशनल रिसोर्स हैं। फोर्थ आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, सपोज ये मेरा ज़मीन है, ठीक है, ये इंडिया का ज़मीन है, उसके बाद हमारा जो 200 नॉटिकल्स होता है, नॉटिकल्स में लिखते हैं हमारे ओशंस की यूनिट होती हैं डिस्टेंस में, ठीक है, नॉटिकल माइल। तो 200 नॉटिकल माइल तक तो वो इंडिया की बाउंड्री में आ गया, मतलब इंडिया का वो जोग्राफिकल एरिया में आएगा। लेकिन उसके बाद 200 नॉटिकल माइल के बाद इंडिया के एरिया में नहीं आएगा, वो आ जाएगा इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ में, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ में। और जब इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ में आ जाता है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन्हें कंट्रोल करती हैं, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। उसमें जाके आप फ़िश नहीं पकड़ सकते, जो इंडियन वाटर्स के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर है, आप सिर्फ उसी में फ़िशिंग कर सकते हैं, ओके।
अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अभी हम लोगों ने जनरल रिसोर्सेज पढ़े कि क्या होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे वगैरह वगैरह, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में क्या रिसोर्सेज हैं, पूछा उससे भी जाता है बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन व्हाट, तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विंड एनर्जी इज अ टाइप ऑफ, ऐसे डैश करके पूछते हैं। फिलिप्स में ज़्यादातर वो क्वेश्चन आते हैं। इवन आपसे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऐसे पॉइंट क्वेश्चन आ जाएगा और आपको एटलीस्ट वो 5 या 6 मार्क्स का होगा, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अगर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बोले हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ पर आपको थोड़ा आंसर चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। जैसे कि अब एग्रीकल्चर रिसोर्स और उनका यूटिलाइजेशन कैसे करें, तो उसमें आ जाता है हमारा लैंड रिसोर्स, फिर आ जाता है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स, फिर आ जाता है हमारा वाटर एज अ रिसोर्स, फिर हमारा सीड्स एंड एग्रो टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स। तो अब हमारे आता है सबसे पहला लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स जो है हमारा एसेंशियल है लैंड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। आपकी ज़मीन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़मीन पे ही मोस्ट लोग हमारे रूरल इंडिया में खेती कर रहे हैं, और खेती करने के लिए ज़मीन की तो ज़रूरत सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, वेरी बेसिक एसेंशियलिटी होती है एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। चाहे कितने भी माइक्रो लेवल पे कर रहे हो, ज़मीन ज़रूरत है। हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ज़मीन तो चाहिए ना, तो लैंड रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूटिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है हमारे लैंड के रिसोर्स का। अब इसमें कुछ यूज़फुल भी हैं और कुछ नॉन यूज़फुल भी हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहला आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ वेरी यूज़फुल, हम लोग फॉरेस्ट लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। सेकेंड आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टिवेशन के लिए। हमें पता है कुछ ज़मीन आप लोगों ने देखी होगी ऐसी खाली पड़ी रहती हैं जिस पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही, तो वो खाली ज़मीन रह जाती है, तो उसे हम बोल देते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो वो एक लैंड रिसोर्स है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। तीसरा आता है हमारे पास अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो कि जैसे कि जो हमेशा हमारे पास्चर मतलब हमारा चराने के लिए जो लैंड यूज़ हो रहा है, तो वो भी कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ग्रेजिंग लैंड है वो, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है हमारा? फैलो लैंड होता है कि कोई ज़मीन है, ठीक है, उस पर ना हार्वेस्टेड क्रॉप्स को हार्वेस्ट ही नहीं करा गया, मतलब घास उगने दिया जा रहा है, जो भी क्रॉप्स वहाँ पे थी या फिर जो भी घास है उसे उगने दिया जाता है, और ये कम से कम 1 साल, मोस्टली लोग 1 साल तक करते हैं। और ऐसा करते क्यों हैं? ये बहुत ओल्ड प्रैक्टिस है, एग्रो फॉरेस्ट्री में हमें मेनली देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को वापस रिस्टोर करने के लिए करी जाती है। तो फैलो लैंड जिसमें अभी भी वो हो, या फिर अदर फैलो लैंड्स हमारे माने जा सकते हैं। फिर आता है नेट सोन एरिया, मतलब अगर आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन है तो आप उस पर खेती कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने राबी क्रॉप्स लगा दी, राबी के बाद क्या लगाएंगे आप? खारिफ क्रॉप्स लगाएंगे, ठीक है। तो जब आपने सीज़न बदल दिया तो आप उस लैंड को अगेन यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखो नेट सोन एरिया क्या होता है, एक ज़मीन होती है, सबसे पहले आप लोगों ने राबी क्रॉप्स लगाई दी, विंटर क्रॉप्स लगा दी, उसके बाद जब बारिश का सीज़न आया तो खारिफ क्रॉप्स लगा दी, है ना। तो यहाँ पे क्या करा, एक लैंड को कई बार यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो हो जाता है हमारा नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड द नेचुरल फोर्सेस जो है हमारा लैंड डिग्रेडेशन करती हैं। यहाँ में मैंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिखी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे पूछी नहीं जाएंगी, तो आप सोल्यूशन पढ़ेंगे तो अगेंस्ट में आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाएंगी। अगर एफॉरेस्टेशन, इसे थोड़ा मैं परमानेंट से लिखती हूँ, अगर एफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, अगर एफॉरेस्टेशन पढ़ना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर हमें प्रॉपर ग्रेजिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, मतलब प्रॉपर ग्रेजिंग वाली चीज़ बतानी पड़ रही है कि आपको ढंग से अपनी गाय भैंस चलानी चाहिए, तो मतलब ओवर ग्रेजिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओवर ग्रेजिंग, कहीं भी ग्रेजिंग करवाई जा रही है, मैनेजमेंट नहीं है। सैंड ड्यून, सैंड ड्यून का मतलब होता है, यहाँ पर याद रखना, सैंड ड्यून जो है, आप ये मान लीजिए आप लोगों ने टर्म देखी होगी एक विंड ब्रेकर्स, पढ़ा हो तो विंड ब्रेकर्स क्या काम करते हैं? ये खेतों के आसपास लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? खेतों के आसपास लगाए जाते हैं, ताकि जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है ना, तो उनका जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स आने से क्या होता है, इरोजन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये विंड ब्रेकर्स क्या काम करते हैं? इस वेलोसिटी को घटा देते हैं काफ़ी। तो ये विंड ब्रेकर्स क्या करते हैं, ऐसी क्रॉप्स होती हैं ये जो कि वेलोसिटी ऑफ एयर को, जो भी आ रही है वेलोसिटी ऑफ विंड को हमारी घटा देती है,
क्या कर देती है, घटा देती है। तो ये विंड ब्रेकर्स होते हैं। सैंड ड्यून्स क्या है, सैंड ड्यून मोस्टली हमारे कोस्टल रीजन्स में लगाए जाते हैं। हमारे किस में लगाए जाते हैं, कोस्टल रीजन्स में लगाए जाते हैं, ताकि सैंड का इरोजन ना हो, सैंड का इरोजन ना हो। ठीक है, अब हमारा क्या था नेक्स्ट, हमारा वेस्टलैंड। अरे मैंने वो मिटा दिया गलती से, सॉरी। लेकिन ध्यान दे लो, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। उसके बाद आता है वेस्टलैंड मैनेजमेंट। वेस्टलैंड मैनेजमेंट कब करेंगे, जब आप वेस्टलैंड कर रहे हो। ठीक है, वेस्टलैंड पड़ा रहता है, बैरन लैंड पड़े रहते हैं, कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा। माइनिंग कंट्रोल। व्हाट इज माइनिंग, माइनिंग होती है हमारी खुदाई। ठीक है, ताकि हम मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर पाए, मिनरल्स का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि जो हमारी ग्राउंड वाटर है या फिर जो है ग्राउंड हमारा पूरा डैमेज हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी उस जगह की डैमेज हो जाती है। ठीक है, इरोजन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ग्राउंड में क्या है, जो हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं माइनिंग के समय, वो सीप हो जाती हैं इनटू द अंडरग्राउंड वाटर में, वो हमें देखने को मिलेंगी। और हम लोग को जो है ओवरऑल अंडरग्राउंड वाटर भी डैमेज होता है, ग्राउंड भी डैमेज होता है। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो माइनिंग कंट्रोल भी आपको करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ जो कूड़ा करकट सीधा पानी में छोड़ देती हैं या फिर जो पानी में छोड़ देती हैं, तो वो एक तरह से सॉइल को भी डैमेज करता है। याद रखना, पानी भी तो कहीं से जा रहा होगा, तो वहाँ की जब खेती करते हैं उस जगह के आसपास, जो कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के पास जो जगहें होती हैं ना, वहाँ पर आप देख लेना क्रॉप्स बहुत सफ़र करती हैं। उसके बाद आता है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स में बात कर लेते हैं। तो हमारी सॉइल जो है कई प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, कई वेरियस ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है। हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर्स में फॉर्मेशन फैक्टर भी पढ़े थे कि रिलीफ होता है, फिर किससे वो बनी है उस पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, वेजिटेशन पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, कितने समय में बनी है ना। इरोजन क्या होता है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इशू देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट इशू देखने को मिलता है, क्या क्या इसके जस्ट अपोजिट कर लेने हैं और हम इन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम लोग कॉन्टूर बंडिंग कर सकते हैं। इरोजन के सारे जो हैं सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। इरोजन के जब भी प्रॉब्लम लिखो अपने पेपर में, तो पहले इरोजन के बारे में लिखना। ठीक है, और उसके बाद हमारी सारे सॉल्यूशंस लिखना। दैट कैन बी मैनेज्ड बाय कंटूर बंडिंग, गली प्लगिंग, ग्रीन मैन्योर प्लांटिंग, है ना, कंट्रोल शिफ्ट कल्टीवेशन। ऐसा नहीं है यहाँ काटा फिर यहाँ पे आप लोग फिर खेती करने चले गए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी जो है ना एक प्रॉपर मैनर में करी जाए, ऐसा नहीं है लगातार हो रही है। कंटूर बंडिंग हमारे हिली रीजन्स में, गली प्लगिंग करी जाती है, ग्रीन मैन्योर प्लांटिंग करी जाती है। अगला आता है हमारा रिक्लेमेशन। अब सॉइल है तो उसे रिक्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की डिमांड तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। तो रिक्लेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशंस में, जैसे कि सलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स का रेस्पेक्टिव हम लोग जो है उनके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ओके, वाटर एज अ रिसोर्स। वाटर एज अ रिसोर्स में तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर एज अ रिसोर्स तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, इसमें क्या मैं बताऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जनरल चिल्ड्रन समझ लेते हैं। साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स की जो साइकिल होती हैं वो मेंटेन करती हैं कि वाटर हमारे अर्थ पे मेंटेन रहे, उसका जो है लेवल परसेंटेज मेंटेन रहे। ठीक है, सपोर्ट द इकोसिस्टम ऑल्सो, जो हमारी इकोसिस्टम होती हैं उनको भी मैनेज करके रखता है। ठीक है, ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या हमारा, कि कैसे कितना पानी कहाँ पर है। तो 3% हमारा फ्रेश वाटर है, जिसमें कि 3% में भी 2% आइस के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स वगैरह में, और 1% हमारा यूजेबल फॉर्म में है, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। पूरे सारे अर्थ पे जितने भी लोग हैं ये इस 1% को यूज़ कर रहे हैं। यूजेज की बात करें तो आइडियली सब लोग एग्रीकल्चर में 70% को यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ 25% यूज़ करती हैं, और डोमेस्टिक यूज़ हमारा 5% का है। इन इंडिया 90% एग्रीकल्चर में हम लोग एग्रीकल्चर में हम लोग वाटर में, इंडिया में वाटर का 90% यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमारी ज़रूरी हैं। इसीलिए हम एक चैलेंज मानते हैं कि वाटर स्ट्रेच जो है ना 2025 तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट मानसून है। इवन आप अब देख सकते हैं मानसून पहले कितने अच्छी तरीके से आते थे, अब कितनी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये एक कंडीशन बनेगी जिसमें वाटर एक स्ट्रेस में कंडीशन में पाया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं वाटर एज अ रिसोर्स में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो इसमें हम लोग समझ लेते हैं। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में हमारा आता है सबसे पहला सिल्टेशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे वेलफेयर के लिए तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कॉज करते हैं। जैसे कि सिल्टेशन में क्या होता है, जैसे हमारी कोई वाटर बॉडी है, तो वहाँ पे ना सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट होने लगते हैं। तो सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट होने लगते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमारी वाटर बॉडीज़ को ही हार्म कर रहे हैं। उधर में जो भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं या फिर ब्लॉकेज करते हैं, सेडिमेंट्स आ रहा है कहीं से, पार्टिकल उड़ के आ रहा है तो सेडिमेंट करेगा तो वहाँ पे ब्लॉकेज होने लगता है, रन ऑफ नहीं हो पाता वाटर, रन ऑफ तो गलत वर्ड है, ड्रेन नहीं हो पाता है ढंग से, ठीक है, तो वहीं स्टेगनेंट वाटर रह जाता है। दूसरी जो चीज़ हमें देखने को मिलती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन देखने को मिलेगी, सॉइल सैलिनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में हमारी ये दिक्कतें हैं। बेटर कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को एम्फेसिस करना चाहिए ऑन द इरिगेशन, माइनर इरिगेशन सिस्टम जो है वो वर्क कर पाएँ। ग्राउंड वाटर जो है उनका रेगुलर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। फर्टिगेशन को, व्हाट इज़ फर्टिगेशन, जब आप वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल में क्रॉप्स के लिए, ठीक है, तो उसे फर्टिगेशन कहते हैं। ग्लोबल एंड क्लाइमेट चेंज एंड वाटर में क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस काफ़ी इफेक्ट हो रही हैं इन ड्रेन्स, इन प्रोजेक्ट्स की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इवन दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग, ठीक है। वहाँ का एक तरह से टोपियोग्राफी जब किसी जगह की चेंज करेंगे, ठीक है, टोपियोग्राफी चेंज कर दिया आपने तो उस जगह में काफ़ी चेंजेस होने लगते हैं। तो हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन की वजह से कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब इलीगल कंस्ट्रक्शन, प्लैन्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होता इंडिया में, बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फ्लड की कंडीशंस और ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलती हैं। सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस में आप क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें स्मॉल रिजर्वॉयर्स को इंक्लूड करना चाहिए। कैचमेंट डैम्स बनाने चाहिए विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और विद अ प्रॉपर शेयर होल्डिंग एडवाइस, ठीक है, शेयर होल्डर्स की एडवाइस लेके। सॉइल मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन, म्युनिसिपल वेस्ट को रिसाइकल करना चाहिए, डायरेक्ट उन्हें वाटर बॉडीज़ में नहीं डालना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट रिसोर्स की, जो कि है हमारा सीड एंड एग्रो टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आप फ्यूचर में आगे जब आप पढ़ेंगे अपनी ग्रेजुएशंस में तब देखेंगे इन टॉपिक्स को मोर डिटेल में। यहाँ पे जनरल सी बात करी गई, जैसे कि सीड प्रोडक्शन करना तो आप कैसे सीड लें, ब्रीडेड सीड लें, फाउंडेशन सीड लें, सर्टिफाइड सीड लें, तो इन सब सीड्स के बारे में आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में भी क्या बोल रही हूँ, सीड टेक में पढ़ेंगे मोर डिटेल में, तो सीड टेक का पार्ट है ये। क्रॉपिंग सिस्टम, एग्रोनॉमी का पार्ट है कि हम लोगों को बेटर क्रॉपिंग सिस्टम अपनाना चाहिए, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग अपनाना चाहिए, रिले क्रॉपिंग अपनाना चाहिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग अपनाना चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, वो भी असेंशियल वाले मेन होते हैं। उसके बाद बैलेंस्ड में यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि NPK की डोज कुछ भी डाल रहे हैं, P की डोज कुछ भी डाल रहे हैं, K की डोज कुछ भी डाल रहे हैं। आपको सॉइल की हेल्थ चेक करवानी है, उस बेसिस पर डालना है। बैलेंस फर्टिलाइजर्स सिंगल भी होते हैं, एक ही तरह का न्यूट्रिएंट मिले। मिक्स्ड मतलब जिसमें 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिले। माइक्रो फर्टिलाइज़र जिसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले, जैसे कि जिंक हो गया, है ना, तो ये सब होते हैं। तो फर्टिलाइज़र यूज़, तो सीड्स एंड एग्रो टेक्निक्स इसमें आ जाता है। तो जब हम एग्रीकल्चर रिसोर्सेज पढ़ते हैं ना, तो हमें ये सारे रिसोर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। लैंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे और भी तो चीज़ें हैं, आप सीड भी तो लगाएंगे, सीड किस पैटर्न में लगाएंगे, आप कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो ये सब रिसोर्सेज के अंदर आता है और उनका यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।